तो देखिए, आज की क्लास में हम प्रत्यक्षवाद के बारे में अध्ययन करेंगे और थॉट के अंतर्गत थॉट की विषय वस्तु या जो पाठ्यक्रम दे रखे हैं लगभग सभी एग्जामिनेशनों में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसमें अंत में कुछ दार्शनिक दृष्टिकोणों के बारे में विवेचना की गई है। और इसी क्रम में भूगोल के जो भौगोलिक चिंतन का इतिहास है उसमें अंत में, जब मैंने शुरुआत में एक चार्ट बताया था भौगोलिक विकास के क्रम का, उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि अंत में लगभग 1970 के बाद 1970 के आसपास भूगोल में कुछ दार्शनिक विचारधाराएं आईं और उन दार्शनिक विचारधाराओं से प्रेरित होकर के बहुत सारे विद्वानों ने इनके बारे में भौगोलिक अध्ययन विवेचना की। तो उनमें से एक प्रत्यक्षवाद है। और इससे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 1970 का दशक भूगोल के लेखन में एक संक्रांति काल कहलाता है, जिसके अंतर्गत बहुत सी दार्शनिक विचारधाराओं के बारे में अध्ययन किया गया, विवेचना की गई, जिनमें प्रत्यक्षवाद, व्यवहारवाद, मानवतावाद, अतिवाद, तो अनेक दृष्टिकोण है और उनमें से एक दृष्टिकोण प्रत्यक्षवाद। इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रत्यक्षवाद, देखिए, एक तो यह आपको समझ लेना है कि प्रत्यक्षवाद कोई भूगोल की दृष्टि से नहीं पढ़ना है। प्रत्यक्षवाद तो उसके लिए आदर्श प्रस्तुत करता है, अर्थात प्रत्यक्षवादी दर्शन पर आधारित भूगोल के क्षेत्र में जो भी कुछ लेखन कार्य हुआ, भौगोलिक अध्ययन के क्षेत्र में जो भी कुछ अध्ययन विश्लेषण हुआ, उसको हम प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो प्रत्यक्षवाद के जो प्रतिपादक हैं, फ्रांस के एक दार्शनिक हैं ऑगस्ट काम्टे। तो काम्टे कोई भूगोल के विद्वान नहीं थे। काम्टे ने 1830 में प्रत्यक्षवादी दर्शन के ऊपर लिखा, प्रत्यक्षवाद के बारे में विवेचना की और प्रत्यक्षवाद के बारे में उन्होंने जो बताया, जो उन्होंने आधार प्रस्तुत किया, और उनका मुख्य आधार यह था कि वो कहते हैं कि प्रत्यक्षवादी अवधारणा ये कहती है कि जिस प्रकार से जो आपके भौतिक विज्ञान होते हैं उनके नियम कायदे कानून होते हैं, इसी प्रकार से सामाजिक तत्वों के भी नियम कायदे कानून होने चाहिए। अर्थात वो सामाजिक विज्ञानों को भी भौतिक विज्ञानों की तरह विज्ञान के रूप में देखना चाहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो प्रत्यक्षवाद अवधारणा का मुख्य आधार यह है कि आपको ध्यान रखना है कि यह भूगोल को विज्ञान बनाना चाहता है। और इसी क्रम में हमने देखा कि 1950 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का सूत्रपात हुआ और मात्रात्मक तकनीकों का प्रयोग होने लगा। तो ये मात्रात्मक जो तकनीकें हैं ये भी एक तरीके से प्रत्यक्षवाद से प्रेरित है। तो प्रत्यक्षवाद आधार प्रस्तुत करता है, दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है मात्रात्मक क्रांति के लिए। तो देखिए, अभी लिखना नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, आपको यह ध्यान रखना है, प्रत्यक्षवाद दार्शनिक दृष्टिकोण क्या कहता है? सामाजिक, क्या है इसका आधार मुख्य? सामाजिक विज्ञानों को भी विज्ञान बनाना, यह इसका मुख्य आधार है। जिस प्रकार से साइंस का कॉन्सेप्ट होता है, साइंस में जिस प्रकार से नियम कायदे कानून होते हैं, उसी प्रकार से ये सामाजिक जो विषय हैं उनको भी क्या बनाना चाहता है? विज्ञान बनाना चाहता है प्रत्यक्षवाद। और इस प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण को देने वाले थे काम्टे। ये काम्टे 1830 में इसने ये दिया और ये फ्रांस का था। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात और डार्विनवाद के पहले, इस मध्य में 1830 में काम्टे ने, ऑगस्ट काम्टे ने प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। और प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का एक ही लाइन का सारांश याद रखना है आपको कि प्रत्यक्षवाद ये चाहता है कि भौतिक विज्ञानों की तरह भूगोल को भी विज्ञान बनाना, सामाजिक विज्ञानों को भी विज्ञान बनाना। अब हम भूगोल के विद्यार्थी हैं तो भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं इस बात को। यदि कोई और विषय का विद्यार्थी होगा तो प्रत्यक्षवादी दार्शनिक दृष्टिकोण को अपने हिसाब से, अपने विषय के हिसाब से देखेगा। तो प्रत्यक्षवाद में कुछ चीजें आपको बिल्कुल इजी में समझ आएंगी और कुछ चीजों के बारे में आपको बता देता हूं। ज्यादातर आपने पढ़ लिया होगा, कहीं ना कहीं पीजी में पढ़ा होगा, एमए किया तब,
या फिर आपने नेट के पाठ्यक्रम में हम पढ़ते हैं इसको, नेट के पाठ्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन, पीजीटी, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई देता है। और मैंने एक दिन बताया था आपको, जो मात्रात्मक क्रांति है, मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार एक बार बताया था मैंने जब मात्रात्मक क्रांति पढ़ रहे थे, और वो बताया था मैंने प्रत्यक्ष, याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार क्या है? प्रत्यक्षवाद, मानवतावाद, व्यवहारवाद या अतिवाद? तो क्या होगा? प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवादी दार्शनिक दृष्टिकोण, प्रत्यक्षवादी दार्शनिक प्रवृत्ति भूगोल को विज्ञान बनाना चाहती है, सामाजिक विज्ञानों को विज्ञान बनाना चाहती है। तो इसी क्रम में ये आज का टॉपिक मैं यहाँ पे आपको लिखाऊंगा। देखिए, लिखते समय आप एक चीज का ध्यान रखें सभी विद्यार्थी, कि कुछ चीजें आपको थोड़ा सा ट्रैक से अलग लगेंगी। और मैंने एक दिन और बताया था कि जब कोई चीज हम थोड़ी सी अच्छी चीज पढ़ते हैं, स्तर की चीज पढ़ते हैं, तो कई बार समझ में कम आती है, एक बार में समझ में नहीं आती, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और क्योंकि हमें पास होना हमारा लक्ष्य है, एग्जामिनेशन को क्रैक करना हमारा लक्ष्य है, तो ये जो अवधारणाएं, दार्शनिक अवधारणाएं, आज के समय में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में काफी महत्वपूर्ण दृष्टि से ये प्रश्न आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट तरीके से इनके बारे में पूछा जाता है, और किसी भी एग्जामिनेशन को लेकर के आपको इनको बेहतर तरीके से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि सभी एग्जामिनेशनों में ये प्रश्न आते हैं, दो तीन तरीके से आते हैं। जैसे एक तो ये आ गया कि मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार क्या है? प्रत्यक्षवाद। एक क्या होते हैं, आजकल ऐसे आते हैं कि निम्न तथ्यों पर विचार करिए और प्रत्यक्षवाद के बारे में कौन सा सही है या गलत है। तो यहां पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपने इसके विश्लेषण क्षमता कितनी कर रखी है, कितना ज्यादा विश्लेषणात्मक रूप से इसको पढ़ रखा है टॉपिक को, और कितना ज्यादा इस चीज को समझ रखा है। तो वहां पर फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, विवेचन इंपॉर्टेंट है। आज मैं लगभग पूरा ये आप लोगों को लिखाऊंगा, बिल्कुल इजी से इजी लैंग्वेज में लिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी कुछ शब्द इंग्लिश से ट्रांसलेट होने की वजह से लगेगा। लेकिन देखिए, खासियत है, जब वो टर्म हार्ड होंगे ना, वही एग्जामिनेशन में भी आती हैं। परीक्षा में, भूगोल में देखा होगा, जितने भी हार्ड प्रश्न होते हैं ना, वो आपको हार्ड लगते हैं, चाहे यूजीसी का प्रश्न हो, चाहे आपका किसी पीएससी का प्रश्न हो। जो हार्ड लगता है, इसका मतलब वो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, और उसी को समझने की हमें क्षमता विकसित करनी है। तो प्रत्यक्षवाद, दार्शनिक दृष्टिकोण, भूगोल में महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, प्रत्यक्षवादी दर्शन, इसके आधार पर भौगोलिक विवेचना करेंगे इसकी, भूगोल की दृष्टि से। और प्रत्यक्षवादी दर्शन क्या है, इसके मुख्य आधारों के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो प्रत्यक्षवाद को अनुभववाद या आनुभाविकतावाद के नाम से भी जाना जाता है। जो पॉजिटिविज्म में इसको अनुभववाद भी कहते हैं और आनुभाविकतावाद भी कहा जाता है। और इस प्रत्यक्षवादी दर्शन का बीजारोपण किया था फ्रांस में, उस विद्वान का नाम है आगस्ट काम्टे। और आगस्ट काम्टे ने 1830 में इसका बीजारोपण किया प्रत्यक्षवाद का। तो एक काम्टे का नाम याद रखना है। और काम्टे का ये जो कार्य था, मुख्य रूप से फ्रांसीसी क्रांति और डार्विनवाद के प्रचलन से पूर्व था, अर्थात फ्रांसीसी क्रांति 1817 और आपके डार्विनवाद जो 1859 आता है, उसके बीच का टाइम है। इस टाइम पीरियड में ये हम पढ़ते हैं, और इसमें काम्टे ने इसका बीजारोपण किया। और उनका मत था कि प्राकृतिक तत्वों की भांति सामाजिक तत्व भी नियम एवं अनुशासन में बांधे जा सकते हैं। जिस प्रकार से प्राकृतिक तत्वों की वकालत करता है विज्ञान, उसी प्रकार से सामाजिक तत्वों को भी नियम, कायदे, कानूनों में, अनुशासन में बांधा जा सकता है। एवं दर्शन का लक्ष्य मानव जाति का राजनीतिक एवं नैतिक उत्थान होना चाहिए। तो इस तरीके के उसने विचार रखे। उन्होंने एक किताब लिखी थी, पॉजिटिव फिलॉसफी। तो पॉजिटिव फिलॉसफी उसने 4 चरणों में लिखा, उसको 4 खंडों में लिखा, और उसमें प्रत्यक्षवाद का सूत्रपात विज्ञान को तत्मीमांसा एवं धर्म से विलग करने हेतु किया। तो 4-5 फैक्ट तो यहीं आ गए। और यहां के दृष्टि से एक ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रत्यक्षवादी दर्शन सामाजिक विज्ञान को भी वैज्ञानिक चश्मे से देखना चाहता है। अर्थात विज्ञान जिस प्रकार से काम करता है, उसी प्रकार से प्रत्यक्षवाद चाहता है कि सामाजिक या मानवीय की जो विषय है, वो भी अपने आप को सामाजिक विज्ञानों या आपके वैज्ञानिक विषयों की तरह अपने आप को स्थापित करें, अर्थात वैज्ञानिक चश्मे से देखना। तो इसमें कुछ फैक्ट मैं आपको लिखा रहा हूं। शुरुआत करते हैं, पहला पॉइंट लिखिए आप लोग। प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म,
प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिवलिज्म। पहला पॉइंट लिखिए, प्रत्यक्षवाद को अनुभववाद या आनुभाविकता वाद भी कहते हैं। पहला पॉइंट कि प्रत्यक्षवाद को अनुभववाद कहते हैं या आनुभाविकतावाद के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला पॉइंट है, इसका नाम है, कई बार सेंटेंस फॉर्मेशन में इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं। और इस प्रत्यक्षवादी दर्शन का बीजारोपण फ्रांस में ऑगस्ट काम्टे ने किया था। प्रत्यक्षवाद या प्रत्यक्षवादी दर्शन का बीजारोपण फ्रांसीसी विद्वान ऑगस्ट काम्टे द्वारा 1830 में किया गया। ऑगस्ट काम्टे फ्रांस का विद्वान था। इन्होंने जो प्रत्यक्षवाद है उसका बीजारोपण किया फ्रांस, और 1830 में ये इसके एक तरीके से जनक कहलाते हैं। अब फ्रांसीसी क्रांति और डार्विनवाद के प्रचलन से पूर्व इसको स्थापित किया था। अगला पॉइंट, काम्टे ने प्रत्यक्षवाद का बीजारोपण फ्रांसीसी क्रांति ये 1817 एवं डार्विनवाद के प्रचलन के पूर्व किया था। देखिए, डार्विनवाद को हम लेते हैं 1859 में। इनकी किताब थी डार्विन की, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किताब और फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात, ये बीच का टाइम था, कहने का मतलब 1817 और 1859 के बीच में 1830 टाइम पीरियड है। तो काम्टे ने प्रत्यक्षवाद का बीजारोपण फ्रांसीसी क्रांति के बाद एवं डार्विनवाद के प्रचलन के पूर्व किया था। देखिए, लिख लेना इसको ध्यान से। यह कहना चाह रहा है काम्टे ने प्रत्यक्षवाद का बीजारोपण फ्रांसीसी क्रांति के बाद। अब फ्रांसीसी क्रांति कब है? 1817 में। फ्रांसीसी क्रांति के बाद एवं डार्विनवाद के प्रचलन से पूर्व किया था। और डार्विनवाद माना जाता है, डार्विन की किताब थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसका वॉलेस भी उसके साथ था, और मैंने इसको एक क्लास में आपको बहुत डिटेल में बता रखा है। तो इसके टाइम पीरियड के बीच में 1830 में डार्विन ने, काम्टे ने प्रत्यक्षवादी दर्शन की स्थापना की या प्रत्यक्षवाद को स्थापित किया। इसके बाद अगला पॉइंट लिखिए। अब देखिए काम्टे क्या कहता है। काम्टे का मत यह है कि प्राकृतिक तत्वों की भांति सामाजिक तत्व भी नियम एवं अनुशासन में बांधे जा सकते हैं। काम्टे या प्रत्यक्षवाद का मत है कि
प्राकृतिक तत्वों की भांति सामाजिक तत्व भी प्राकृतिक तत्वों की भांति सामाजिक तत्व भी आपके नियम एवं अनुशासन में बांधे जा सकते हैं। नियम एवं अनुशासन में बांधे जा सकते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा है कामटे, ये कहना चाह रहा है या प्रत्यक्षवाद ये कहना चाह रहा है यहां पर कि जिस प्रकार से प्राकृतिक तत्व होते हैं, जो प्राकृतिक विज्ञान है उनके तत्व हैं, उनको जिस प्रकार से नियम कायदे कानून में बांध सकते हैं, उसी प्रकार से सामाजिक तत्वों को भी नियम कायदे कानून अनुशासन में बांधा जा सकता है। अर्थात प्रत्यक्षवादी दर्शन ये कहता है कि सामाजिक विज्ञानों को भी वो आपके विज्ञान के चश्मे से देखना चाहता है, अर्थात विज्ञान बनाना चाहता है। प्राकृतिक तत्वों की भांति तत्वों को जिस प्रकार से नियम कायदे कानून में रखते हैं, उसी प्रकार से सामाजिक तत्व हैं वो भी नियम कायदे कानून में रखे जा सकते हैं। अर्थात सामाजिक विषयों का भी विज्ञान होना चाहिए, वो ये कहता है। अर्थात सामाजिक तत्वों या विषयों का भी विज्ञान होना चाहिए, यह निष्कर्ष है। आगे लिखिए अगला पॉइंट। कामटे ने एक ग्रंथ पॉजिटिव फिलॉसफी कामटे ने एक ग्रंथ पॉजिटिव फिलॉसफी लिखा तथा इसको 4 खंडों में प्रकाशित किया गया। जो कामटे की किताब है पॉजिटिव फिलॉसफी, वो 4 खंडों में प्रकाशित हुई और इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इसका टाइम पीरियड था 1830 से 1842। 1830 से 42 के मध्य, नोट कर ले। नंबर 1, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कामटे ने कि जिस प्रकार से प्राकृतिक तत्वों का विज्ञान होता है, उसी प्रकार से सामाजिक तत्वों का भी विज्ञान होना चाहिए। जिस प्रकार से प्राकृतिक तत्वों को नियम कायदे कानून में बांधा जा सकता है, उसी प्रकार से सामाजिक तत्वों को भी नियम कायदे कानून में बांधा जा सकता है। इस दरमियान कामटे द्वारा एक पुस्तक लिखी गई और पुस्तक का नाम है पॉजिटिव फिलॉसफी। और पॉजिटिव फिलॉसफी किताब थी जो 1830 से 1842 के मध्य प्रकाशित हुई। वस्तुतः कामटे ने प्रत्यक्षवाद का सूत्रपात विज्ञान को तत्वमीमांसा और धर्म से विलग दर्शाने हेतु किया। अगला पॉइंट लिखिए। वस्तुतः कामटे ने प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादन या सूत्रपात
विज्ञान को तत्वमीमांसा एवं धर्म से अलग दर्शाने हेतु किया। तत्वमीमांसा और धर्म से अलग रूप में देखना चाहता था, इसीलिए उसने प्रत्यक्षवाद का सूत्रपात किया, प्रत्यक्षवाद की स्थापना की, प्रत्यक्षवादी दर्शन को रोपित किया, उसका बीजारोपण किया। और वो क्या चाहता था? विज्ञान को प्रत्यक्ष अनुभव से जोड़ने का प्रयास ही प्रत्यक्षवाद है। वो विज्ञान को प्रत्यक्ष अनुभव से जोड़ना चाहता था। उद्देश्य देखिए, प्रत्यक्षवाद का उद्देश्य है विज्ञान को प्रत्यक्ष अनुभव से जोड़ना, यह उसका उद्देश्य था। वो विज्ञान को प्रत्यक्ष अनुभव से जोड़ना चाहता था। वो कहता था कि प्रत्यक्ष अनुभव से जोड़ने का प्रयास ही प्रत्यक्षवाद है। विज्ञान को प्रत्यक्ष अनुभव से जोड़ने का जो एफर्ट है, वो प्रयास है, वही प्रत्यक्षवाद है। अर्थात विज्ञान को प्रत्यक्ष अनुभव से जोड़ने का प्रयास ही प्रत्यक्षवाद है। तो उसका उद्देश्य था, वो विज्ञान को प्रत्यक्ष अनुभव से जोड़ना चाहता था। देखिए, कहीं ना कहीं एक चीज निकल के आ रही है। आपने अभी तक जो देखा यहां पर कि एक ही चीज निकल के आ रही है। वो कह रहा है बार बार कि विज्ञान बनाना चाहता है वो सामाजिक तत्वों को, जो सामाजिक तत्व हैं उनको विज्ञान की दृष्टि से देखना चाहता है, विज्ञान के चश्मे से देखना चाहता है। और वो कहता है भौतिक तत्वों की तरह, प्राकृतिक तत्वों की तरह सामाजिक तत्वों का भी विज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार प्रत्यक्षवाद एक दर्शन है। आगे लिखिए। देखिए, जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपकी अवधारणात्मक स्पष्टता को स्पष्ट करेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्षवाद एक दर्शन है। प्रत्यक्षवादी यह दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि प्रत्यक्षवादी यह दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि हम नैतिक आदर्शों देखिए, नैतिक आदर्श बता रहा हूं मैं, जैसे मूल्य, विश्वास, व्यवहार, आचार विचार, रुचि, सौंदर्य, सौंदर्यपूर्वक मूल्य, इत्यादि को
न तो जांच सकते हैं, न तो जांच सकते हैं और न उनका परीक्षण, और न उनका परीक्षण, और न ही उनका परीक्षण परीक्षण न ही उनका परीक्षण किया जा सकता है, किया जा सकता है। देखिए टर्म थोड़ी सी अटपटी है, सेंटेंस फॉर्मेशन भी आपको ऐसा लगेगा, और यही लैंग्वेज है, यही प्रश्न पत्रों की लैंग्वेज है। अभी तक जितने भी प्रश्न पत्र आते हैं उनकी इसी प्रकार की लैंग्वेज है। तो इसी दृष्टि से हमें देखना है कि प्रत्यक्षवाद एक दर्शन है, और प्रत्यक्षवादी यह दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि नैतिक आदर्शों को न तो हम जांच सकते हैं और न ही उनका परीक्षण किया जा सकता। नैतिक आदर्श कौन से? देखिए ये सारे नैतिक आदर्श हैं। मूल्य होता है विश्वास, देखना इस पर, यहां पर आपको मूल्य, विश्वास, व्यवहार, आचार। देखिए व्यवहार या व्यवहारवाद यहां पे आ रहा है तो इसका वकालत नहीं करता। प्रत्यक्षवाद और व्यवहारवाद आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, यही समझना है यहां पर। क्योंकि मात्रात्मक क्रांति तो विज्ञान बनाना चाहती है भूगोल को, सूत्रों में प्रयोग करके, मॉडल्स दे करके, सिद्धांत दे करके, सांख्यिकी तकनीक विधियों का प्रयोग करके, गणितीय मेथडों का प्रयोग करके। तो मात्रात्मक क्रांति और प्रत्यक्षवाद तो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन प्रत्यक्षवाद और व्यवहारवाद आपस में विरोधी हैं। तो ये कहना चाह रहा व्यवहार, आचार, विचार, रुचि, सौंदर्य पूर्वक मूल्य इत्यादि। तो प्रत्यक्षवाद एक दर्शन है। प्रत्यक्षवादी यह दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि हम नैतिक आदर्शों को न तो जांच सकते हैं और न ही उनका परीक्षण किया जा सकता है। तो उनकी अपोजिट बोल रहे हैं, अर्थात ये कहते हैं इनकी कोई जगह नहीं है विज्ञान में। न तो इनका परीक्षण कर सकते हैं, न इनको जांच सकते हैं। अतः प्रत्यक्षवादी दर्शन का सार यह है कि विज्ञान मूलतः स्वतंत्र। देखिए आगे, अगला पॉइंट, अतः प्रत्यक्षवादी दर्शन का सार यह है कि विज्ञान मूलतः स्वतंत्र, निष्पक्ष, समदर्शी, वस्तुनिष्ठ, होता है। देखिए क्या कहा है लास्ट में, यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रत्यक्षवादी दर्शन का सार यह है कि विज्ञान मूलतः क्या होता है? स्वतंत्र होता है, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। विज्ञान का कोई नियम है तो अपने आप में स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, समदर्शी है और वस्तुनिष्ठ है। देखिए वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दो शब्द आपने पढ़े होंगे। व्यक्तिनिष्ठता विज्ञान का पक्षधर नहीं है, विज्ञान के साथ नहीं है। वस्तुनिष्ठता आती है, व्यक्तिनिष्ठता में आपके पक्षपात का पुट रहता है, जबकि वस्तुनिष्ठता विज्ञान को प्रेजेंट करती है, वस्तुनिष्ठता वास्तविक ज्ञान को प्रेजेंट करती है। तो समदर्शी, वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष, स्वतंत्र होता है। तो ये कहना चाह रहा है कि विज्ञान ऐसा होता है। इस वजह से विज्ञान ही आपके महत्वपूर्ण है और विज्ञान ही बनाना है सारे विषयों को, और सभी विषयों का ज्ञान इस प्रकार का होना चाहिए। समदर्शी होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, आपके वस्तुनिष्ठ होना चाहिए।
अब देखिए आगे, प्रत्यक्षवाद के अनुयायियों कह लीजिए या समर्थकों कह लीजिए, समर्थकों का विश्वास है देखिए जो टर्म है, मैंने एक इंग्लिश की किताब है उससे थोड़े से ट्रांसलेट है, इस वजह से ऐसा सेंटेंस फॉर्मेशन है। और मैंने आपको कहा कि जो बिल्कुल क्लियर कट आप सेंटेंस फॉर्मेशन देखोगे ना, तो वो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न पत्रों में लैंग्वेज यही आती है, समदर्शी, मूल्य निरपेक्ष, मूल्य सापेक्ष, अनुयायी, तो इसी टाइप के प्रश्न है। तो प्रत्यक्षवादियों के अनुयायियों का या प्रत्यक्षवाद के समर्थकों का या प्रत्यक्षवाद का विश्वास है, चाहे प्रत्यक्षवाद कह लीजिए, चाहे उसके अनुयायी कह लीजिए, चाहे उसके समर्थक कह लीजिए, उनका विश्वास है कि प्राकृतिक विज्ञानों के साथ साथ विश्वास है कि प्राकृतिक विज्ञानों के साथ साथ सामाजिक विज्ञानों सामाजिक विषयों या तत्वों का भी विज्ञान होना चाहिए। प्राकृतिक विज्ञानों के साथ साथ या प्राकृतिक विज्ञानों के समान, प्राकृतिक विज्ञानों के समान सामाजिक विषयों के भी नियम, कायदे, कानून होने चाहिए। तो ये कहना चाह रहा है कि प्रत्यक्षवाद के अनुयायियों या समर्थकों का विश्वास है, क्या विश्वास है, कि प्राकृतिक विज्ञानों के साथ साथ सामाजिक विषयों या तत्वों का भी विज्ञान होना चाहिए, या प्राकृतिक विज्ञानों के समान सामाजिक विषयों के भी नियम, कायदे, कानून होने चाहिए। कहने का मतलब एक ही सारांश है कि प्रत्यक्षवादी दर्शन या प्रत्यक्षवाद ये चाहता है कि जिस प्रकार से भौतिक विज्ञान होते हैं, प्राकृतिक विज्ञान होते हैं, ठीक उसी प्रकार से भी सामाजिक विषयों का या सामाजिक संबंधों का भी विज्ञान होना चाहिए। जिस प्रकार से भौतिक विज्ञानों के नियम, कायदे, कानून होते हैं, उसी प्रकार से सामाजिक विषयों के, सामाजिक संबंधों के भी नियम, कायदे, कानून होने चाहिए। तो एक तरीके से विज्ञान के चश्मे से देखना चाहता है सामाजिक विषयों को प्रत्यक्षवाद। और इसीलिए जब हम बात करते हैं मात्रात्मक क्रांति की, तो मात्रात्मक क्रांति में क्या है, मात्रात्मक क्रांति के अंतर्गत भौगोलिक अध्ययन विश्लेषण में गणितीय तकनीक, सांख्यिकीय तकनीक, मॉडल, सूत्र, इनका प्रयोग किया जाता है। तो वहां भी एक तरीके से वस्तुनिष्ठता लाने का प्रयास है। तो मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार क्या है, प्रत्यक्षवाद। सामाजिक विषय, तत्व या सामाजिक संबंध भी कह सकते हैं, ठीक है ना, संबंध भी लिख लेना आप, संबंध। सामाजिक विषयों, तत्वों या संबंधों
ये इसके अंतर्गत है, ठीक है ना। तीनों शब्द रख रहे, सामाजिक संबंधों, सामाजिक विषयों, सामाजिक तत्वों का भी विज्ञान होना चाहिए। देखिए जितने ज्यादा पर्यायवाची शब्द आप यूज करोगे साथ में, उतनी ज्यादा क्षमता बढ़ेगी आपकी, जब कोई कथनात्मक रूप से या कोई विश्लेषणात्मक रूप से प्रश्न आएगा उसको हल करने में। तो यहां पर सामाजिक विषय कह सकते हैं, सामाजिक तत्व कह सकते हैं, सामाजिक संबंध कह सकते हैं। सामाजिक संबंधों में सामाजिक विषयों का, सामाजिक तत्वों का भी विज्ञान होना चाहिए, उनके भी नियम होने चाहिए, उनके भी कायदे होने चाहिए, उनके भी कानून होने चाहिए। किसकी तरह? भौतिक विज्ञानों की तरह। अब आगे देखिए, संक्षेप में देखिए बार बार अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं हम इन चीजों को। संक्षेप में प्रत्यक्षवाद वह दार्शनिक दृष्टिकोण है, संक्षेप में प्रत्यक्षवाद वह दार्शनिक दृष्टिकोण है जिसका प्रतिपादन एक मूल्य निरपेक्ष प्रत्यक्ष अनुभव आधारित प्रत्यक्षानुभव आधारित समवेत आदर्शोन्मुख समवेत आदर्शोन्मुख स्वयं सिद्ध। देखिए शब्द हैं स्वयं सिद्ध, ये विज्ञान के समर्थक हैं। स्वयं सिद्ध, वस्तुनिष्ठ, सर्वकालिक, सार्वभौमिक, ज्ञान प्राप्ति हेतु, ज्ञान प्राप्ति हेतु किया गया है। देखिए शब्दों का समेकन है, शब्दों का समुच्चय। देखिए क्या लिख रखा है, मैंने आपको कहा वो शब्द प्रयास किया गया है जो एग्जामिनेशनों में आता है। आप यूजीसी नेट का प्रश्न पत्र देखिएगा, आप जब एग्जामिनेशन में बैठोगे तो आपको इस प्रकार के ये शब्द है ना, ये मिलेंगे कि संक्षेप में प्रत्यक्षवाद वह दार्शनिक दृष्टिकोण है। ये स्टार्ट में हमने बात की थी कि प्रत्यक्षवादी जो आपका अवधारणा है वो दार्शनिक अवधारणा है, एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जिसका प्रतिपादन एक मूल्य निरपेक्ष का मतलब होता है वैज्ञानिक, किसी के सापेक्ष नहीं है।
मूल्य निरपेक्ष प्रत्यक्ष अनुभव आधारित समवेत आदर्शोन्मुख स्वयं सिद्ध वस्तुनिष्ठ। देखिए वस्तुनिष्ठता विज्ञान को प्रेजेंट करता है। सर्वकालिक सार्वभौमिक ज्ञान प्राप्ति हेतु किया गया है। तो ये सारे शब्द हैं जो आपके मूल्य निरपेक्ष प्रत्यक्षानुभव समवेत आदर्शोन्मुख स्वयं सिद्ध वस्तुनिष्ठ सर्वकालिक सार्वभौमिक ज्ञान प्राप्ति हेतु किया गया है। ये प्रत्यक्षवादी जो अवधारणा है, इसके द्वारा किसी कथन की वैज्ञानिकता सिद्ध करने के लिए निम्न लक्षण या विशेषताएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। आगे लिखेंगे हम, आगे लिखिए। प्रत्यक्षवाद द्वारा किसी कथन की वैज्ञानिकता, कथन की वैज्ञानिकता सिद्ध करने हेतु या जांचने हेतु सिद्ध करने हेतु निम्न लक्षण या विशेषताएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। हेतु निम्न लक्षण या विशेषता महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। देखिए भाई, टॉपिक ही ऐसा है और थॉट के सबसे हार्ड टॉपिकों में से एक है। ये जितनी भी दार्शनिक दृष्टिकोण है ना, ये सभी हार्ड टॉपिकों में से एक है। आपको पढ़ने में या लिखने में या कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन इसमें न तो मैं कुछ कर सकता हूं न आप कुछ कर सकते हो। और ये इसी प्रकार के प्रश्न इसमें आते हैं। लेकिन यहां पर मैंने कई बार रिपीट कर करके संक्षेप में कह सकते हैं, निष्कर्षतः कह सकते हैं, सारांश में कह सकते हैं। तो एक मेन थीम आपके सामने रखने का प्रयास किया गया है और अलग अलग पैराग्राफ में लिखने का, कि कम से कम आपके पास शब्दों का भंडार हो, आपके पास मैटर हो, जिससे आप रिवाइज करें तो आपकी एक अवधारणात्मक स्पष्टता आपके दिमाग में आए, जिसकी वजह से यदि कोई विश्लेषणात्मक प्रश्न आता है तो वो आराम से आप कर सको। तो ये प्रयास है। और यहां पर प्रत्यक्षवाद द्वारा किसी कथन की सार्वभौमिकता सिद्ध करने हेतु निम्न विशेषता या लक्षणों के बारे में बताया गया है। इसको प्रत्यक्षवाद के लक्षण या विशेषता की हेडिंग के द्वारा हम देखेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, प्रत्यक्षवाद के लक्षण या विशेषताएं। प्रत्यक्षवाद के लक्षण या विशेषता, ये हेडिंग है। और ये 4-5 आपको मैं पॉइंट लिखाऊंगा और इन पॉइंटों की व्याख्यात्मक रूप में आप कभी कोई एग्जामिनेशन में आए तो ध्यान रखना, ये प्रत्यक्षवाद से रिलेटेड है। बार बार कह रहा हूं कि प्रत्यक्षवाद ऐसी अवधारणा है, वो ये कहती है, ऑगस्ट काम्टे ये कहता है कि प्राकृतिक विज्ञानों की तरह, भौतिक विज्ञानों की तरह सामाजिक विषयों का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक तत्वों का भी क्या होना चाहिए? विज्ञान। अब हम क्या कहेंगे, हमारी दृष्टि से भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हम बात करते हैं कि भूगोल का भी क्या होना चाहिए? विज्ञान होना चाहिए। तो भूगोल को वैज्ञानिक रूप में देखना चाहता है, भूगोल को विज्ञान के चश्मे से देखना चाहता है प्रत्यक्षवाद। तो यहां पर प्रत्यक्षवाद के लक्षण या विशेषताएं, जिसमें नंबर 1 लिखना आप, नंबर 1 लक्षण या विशेषता नंबर 1 लिखिए, अनुभववाद या आनुभाविकतावाद। अनुभववाद या आनुभाविकतावाद। स्टार्टिंग में हमने बात की थी, इस प्रत्यक्षवाद को अनुभववाद या आनुभाविकता नाम से भी जाना जाता है। एकीकृत वैज्ञानिक पद्धति नंबर 2, एकीकृत वैज्ञानिक पद्धति।
एकीकृत वैज्ञानिक पद्धति। अनुभववाद या अनुभविकतावाद नंबर 1, क्योंकि विज्ञान बनाना चाहता है, पहली विशेषता है प्रत्यक्षवाद की, अनुभव या अनुभविकता को प्राथमिकता देता है। दूसरा एकीकृत वैज्ञानिक पद्धति, अर्थात जिस प्रकार से विज्ञान की एकीकृत पद्धति है उसी प्रकार से प्रत्यक्षवाद की भी एकीकृत पद्धति है। वैज्ञानिक नियमों का बनाए जाना नंबर 3, वैज्ञानिक नियमों कायदे कानूनों का बनाया जाना। वेरी मोस्ट है ये सभी, ये सारांश है इसका। प्रत्यक्षवाद के लक्षण है, विशेषताएं इसका सारांश है, और इसी की व्याख्या के रूप में कहीं ना कहीं आपको इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आएगा तो इन लक्षणों की या विशेषताओं की झलक देखने को मिलेगी। मानकीय प्रश्नों का बहिष्कार, मानकीय प्रश्नों का बहिष्कार। मानकीय प्रश्न, सौंदर्य, मूल्य, इनको बहिष्कार करता है, इनको नहीं शामिल करता। इससे पहले बताया था हमने, जो मानकीय प्रश्न है या सौंदर्य परक जो मूल्य, उनको यह नहीं मानता। और लास्ट है वैज्ञानिक नियमों का एकीकरण। वैज्ञानिक नियमों का एकीकरण, ये आपके प्रत्यक्षवाद के लक्षण विशेषताएं। प्रत्यक्षवाद के लक्षण या विशेषता। देखिए यहां पर लक्षण मान लो, विशेषता मान लो, यहां काम आपके आएंगी जब इनके ऑप्शन बनेंगे एग्जामिनेशन में। आपसे कोई पूछे कि प्रत्यक्षवाद क्या है, प्रत्यक्षवाद ऐसी अवधारणा है, ऐसा दर्शन है, वो ये कहता है कि सामाजिक संबंधों के, सामाजिक विषयों के, सामाजिक तत्वों के भी नियम कायदे कानून होने चाहिए। किसकी तरह? विज्ञान की तरह। वैज्ञानिक चश्मे से देखना चाहता है प्रत्यक्षवाद सामाजिक विज्ञानों को भी। नोट कर लीजिए आप इनको। देखिए थोड़े से हार्ड प्रश्न है ना, उनमें से ये। इनको सबको आपको लिखना है, लिख लिया होगा। अब देखिए आगे, देखिए पूरा सारांश है इस प्रत्यक्षवाद का, वो तो 5 लाइन का है दार्शनिक दृष्टिकोण का। और प्रतिपादक कामटे 1830 में, कामटे की किताब 4 चरणों में, ये सारी चीजें आपकी 5-7 पॉइंट है और पॉइंट के रूप में मैं लिखा देता। लेकिन मैंने आपको कहा कि हमारा नजरिया होना चाहिए कि जो विवेचनात्मक प्रश्न होते हैं ना, उनको भी हल करने का, और वो तभी कर सकते हैं जब इस प्रकार से हम लिखेंगे और पढ़ेंगे। आपने मैटर लिखा होगा, आपके पास कलेक्शन होगा, उसको आपको क्या करना, रिपीट करना है। देखिए प्रत्यक्षवाद का अगला पॉइंट है प्रत्यक्षवाद का 1950 और 1960 1950 एवं 1950
एवं 1960 के दशक में गहरा प्रभाव भूगोल पर पड़ा, कि भूगोल पर इस प्रत्यक्षवादी दर्शन का गहरा प्रभाव 1960 और 50 के दशक में पड़ा। 1953 में शेफर था, जिसमें भूगोल में अपवादवाद के प्रतिपादक हैं, ये एग्जामिनेशन कई बार आता है, जो शेफर द्वारा क्षेत्रीय विषमता या क्षेत्रीय विभेदीकरण की तीखी आलोचना के पीछे भी प्रत्यक्षवाद का बढ़ता प्रभाव था। 1953 में लिख लेना इसको, 1953 में शेफर, देखिए शेफर है उसको लिख रहा हूं, किसके लिए जाना जाता है ये, भूगोल में अपवादवाद, भूगोल में अपवादवाद। 1953 में शेफर द्वारा क्षेत्रीय विभेदीकरण की तीखी आलोचना करने के पीछे भी वस्तुतः प्रत्यक्षवाद का बढ़ता प्रभाव था, अब देखिए 3-4 लाइनें लिखी हमने, इतनी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये, 2-3 प्रश्न को कवर करती हैं। एक तो हमने ये लिखा है कि शेफर के बारे में 1953 में शेफर में भूगोल में अपवादवाद को दिया था, कई बार आता है अपवादवाद शेफर के साथ समुच करना है, तो भूगोल में शेफर द्वारा, क्योंकि भूगोल में अपवाद है, इस प्रश्न से कोई तारतम्यता नहीं है इसकी, लेकिन मैंने लिखाया है, आपको यह ध्यान रहे कि शेफर का है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि 53 में शेफर के द्वारा क्षेत्रीय विभेदीकरण की तीखी आलोचना की गई। कहने का मतलब शेफर ने क्षेत्रीय विभेदीकरण की आलोचना की, एक तो ये आपको पता चला, और दूसरा क्योंकि क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना की आलोचना करने के पीछे भी प्रत्यक्षवाद का बढ़ता प्रभाव था। कहने का मतलब ये जो शेफर है ये प्रत्यक्षवाद के समर्थन में, वो उसने क्षेत्रीय विभेदीकरण की आलोचना की, क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना की आलोचना की। क्योंकि एकीकृत बनाना चाहता है प्रत्यक्षवाद भूगोल को। तो हमने अभी लिखा था कि एकीकृत वैज्ञानिक नियमों का बनाया जाना, विज्ञानों का एकीकरण, तो इसने इसमें कहा है कि उसने शेफर द्वारा क्षेत्रीय विभेदीकरण, क्षेत्रीय विषमता या क्षेत्रीय विभिन्नता की आलोचना के पीछे भी प्रत्यक्षवाद का बढ़ता प्रभाव था। वस्तुतः क्षेत्रीय विभेदीकरण या क्षेत्रीय विभिन्नता, क्षेत्रीय विभेदीकरण, क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना या दृष्टिकोण ऐतिहासिकतावादी दर्शन पर आधारित था।
दर्शन पर आधारित था। इस क्षेत्र विविधीकरण की आलोचना की शेफर ने 1953 में। उसका रीजन बताया है क्योंकि उस समय प्रत्यक्षवाद का प्रभाव बढ़ गया था भूगोल में। भूगोल में प्रत्यक्षवाद महत्वपूर्ण हो गया था। जो प्रत्यक्षवाद भूगोल को भी विज्ञान बनाना चाहता था वो क्षेत्र विविधीकरण को नकारने लग गया था। अब देखिए, अगर आगे कुछ पॉइंट इसी बिंदुओं में लिखना है, सारे इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ते जाना है और रिपीटेशन करना है। अब इसमें देखिए, प्रत्यक्षवादी विचारधारा का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत तीव्र गति से हुआ। जो आपके पॉजिटिविज्म में या कह सकते हैं मात्रात्मक क्रांति, और ये दोनों आपस में एक दूसरे की समर्थक हैं। तो मात्रात्मक क्रांति इसी से प्रेरित थी। तो सेकंड विश्व युद्ध के उपरांत ये तीव्र गति से इसका विकास हुआ, और जिसको विकसित करने में एमिडो, ग्रेगरी, अमेरिकन विद्वान जॉन्स्टन आदि ने विकसित किया। आगे पॉइंट लिखिए। प्रत्यक्षवादी अवधारणा या दर्शन, अवधारणा विचारधारा या दर्शन का विकास वस्तुतः द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात तीव्र गति से हुआ। देखिए, एक बार प्रश्न आया फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन में, पीजीटी में, जिसमें कहा गया था कि मात्रात्मक क्रांति का विकास हुआ द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो मात्रात्मक क्रांति इसी से प्रेरित थी। तो यहां पर हमने लिखा है प्रत्यक्षवादी जो विचारधारा है, प्रत्यक्षवादी जो संकल्पना है, प्रत्यक्षवादी जो दर्शन है, उसका विकास तीव्र गति से द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात तीव्र गति से हुआ। और उस समय या लिख सकते हैं एमिडो, ग्रेगरी, अमेरिकन विद्वान जॉन्स्टन द्वारा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या महत्वपूर्ण या प्रमुख भूमिका निभाई। देखिए, नाम है एमिडो, ग्रेगरी और जॉन्स्टन। ये लोग थे जो प्रत्यक्षवाद को इन्होंने पॉपुलर किया, प्रत्यक्षवादी अवधारणा, प्रत्यक्षवादी दर्शन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन विद्वानों ने प्रत्यक्षवाद को विभिन्न
प्राविधियों के संदर्भ में विकसित किया। विकसित किया। तो ये विद्वानों के नाम है, ये देख लेना। एमेडो, ग्रेगरी और अमेरिकन विद्वान जॉन्स्टन, ये तीन विद्वान हैं जिन्होंने विभिन्न प्राविधियों के संदर्भ में, विभिन्न पद्धतियों के संदर्भ में भूगोल में प्रत्यक्षवाद को बढ़ावा दिया, प्रत्यक्षवाद को विकसित किया। और प्रत्यक्षवाद का वास्तविक विकास करने का श्रेय हार्वे एवं होली के साथ मिलकर, हार्वे ने होली के साथ मिलकर के भूगोल के प्रत्यक्षवाद से संबंधित प्रस्तुत 10 निबंधों को अपनी पुस्तक थीम्स इन ज्योग्राफिक थॉट में प्रकाशित कराया। आगे लिखिए। प्रत्यक्षवाद का वास्तविक विकास करने का श्रेय प्रत्यक्षवाद का वास्तविक विकास करने का श्रेय हार्वे हार्वे को जाता है। हार्वे ने होली के साथ मिलकर एक विद्वान था होली, एक विद्वान था हार्वे। हार्वे ने होली के साथ मिलकर के भूगोल के प्रत्यक्षवाद से संबंधित प्रमुख 10 निबंधों को के साथ मिलकर भूगोल के प्रत्यक्षवाद से संबंधित 10 निबंधों को एक पुस्तक, जो प्रत्यक्षवाद से संबंधित एक पुस्तक है, थीम्स इन ज्योग्राफिक थॉट, थीम्स इन ज्योग्राफिक थॉट, इन ज्योग्राफिक थॉट, थीम्स किताब का नाम लिख लेना, थीम्स इन ज्योग्राफिक थॉट 1981 में प्रकाशित किया, वेरी मोस्ट है। ये भी आपको इधर उधर से कलेक्शन करके मैंने बताया। देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि प्रत्यक्षवाद का वास्तविक विकास करने का श्रेय जाता है भूगोल में। देखिए भौगोलिक दृष्टि से कह रहे हैं कि भौगोलिक दृष्टि से प्रत्यक्षवाद का वास्तविक विकास करने का श्रेय हार्वे को जाता है, जिन्होंने होली के साथ मिलकर की। एक विद्वान है, ये आपका हार्वे हो गया, देख रहे हैं यहां पे, ये हार्वे ने किसके साथ मिलकर, होली के साथ मिलकर भूगोल के प्रत्यक्षवाद से संबंधित, भूगोल के भौगोलिक दृष्टि से प्रत्यक्षवाद से संबंधित 10 निबंधों को एक पुस्तक थीम्स इन ज्योग्राफिक
थॉट 1980 में प्रकाशित किया या प्रकाशित करवाया। ऊपर आप ये भी ऐड कर सकते हो। भूगोल में प्रत्यक्षवाद का वास्तविक विकास, ये हार्वे। तो इस प्रकार से ये प्रत्यक्षवादी अवधारणा हमने यहां पर पढ़ी, काफी महत्वपूर्ण है। और अब थोड़ा सा एक केस की आलोचना के कुछ बिंदु हैं, अपोजिट होंगे बिल्कुल, उन आलोचना के बिंदुओं को देखेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको आप नोट कर लेना। तो आलोचना लिख लीजिए, थ्योरी की आलोचना। नंबर 1 पॉइंट्स में लिख लेना, प्रत्यक्ष अनुभव पर अधिक निर्भरता। पहला है प्रत्यक्ष अनुभव पर अधिक निर्भरता। एक आलोचना ये हो गई कि प्रत्यक्षवादी ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव है ना, वही ज्ञान है। अब बात ये आती है कि हर चीज को प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं जोड़ा जा सकता। तो एक तरीके से ये इसकी आलोचना हो गई कि हर चीज को प्रत्यक्ष अनुभव से जोड़ना, प्रत्यक्ष अनुभव पर हद से ज्यादा निर्भर रहना, ये आलोचना है। कौन रहना चाहता है? प्रत्यक्षवादी प्रत्यक्ष अनुभव को ही ज्ञान मानते हैं। तो प्रत्यक्ष अनुभव पर अधिक निर्भरता, पहली आलोचना। सेकंड देखिए, सभी समस्याओं का तकनीकी हल या समाधान, सभी समस्याओं का तकनीकी हल और मूल्य स्वतंत्र अनुसंधान संभव नहीं। पहला, प्रत्यक्ष अनुभव पर अधिक निर्भरता संभव नहीं। दूसरा, सभी समस्याओं का तकनीकी हल और मूल्य स्वतंत्र अनुसंधान संभव नहीं, कि ऐसा संभव नहीं है कि सभी समस्याओं का तकनीकी हल हो सके, सभी समस्याओं का मूल्य स्वतंत्र अनुसंधान किया जा सके, यह व्यवहारिक नहीं है। और ज्यादा प्रत्यक्ष अनुभव को ही ज्ञान मानना यह भी संभव नहीं है। प्रत्यक्षवादी वस्तुतः विज्ञान की एकता में अति विश्वास रखते हैं, जो कि संभव एवं व्यवहारिक नहीं। कि हर चीज को वैज्ञानिक एकता की दृष्टि से देखना, यह भी व्यवहारिक नहीं है। नंबर 4 देखिए, बड़ी अच्छी आलोचना है कि हम बात करें प्राकृतिक विज्ञानों की और सामाजिक विज्ञानों की। तो प्राकृतिक विज्ञानों का एक अपना सिस्टम है और सामाजिक विज्ञानों का एक अपना अलग विषय वस्तु क्षेत्र है। तो दोनों को एक साथ एक तरीके से अपनाना सही नहीं है। प्रयोगात्मक दृष्टि से न तो समान है दोनों और न ही दोनों हो सकते हैं। प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान, नंबर 4 लिखिए, प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान
प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान प्रयोगात्मक दृष्टि से न तो समान है और नहीं हो सकते हैं, और न ही हो सकते हैं। देखिए कितना अच्छी आलोचना है कि प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान दोनों प्रयोगात्मक दृष्टि से अप्लाइड रूप में दोनों को देखें तो दोनों का अलग अलग दायरा है कि प्राकृतिक विज्ञानों की एक अलग कहानी है, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक जो तत्व हैं या सामाजिक संबंध हैं वो अलग हैं। तो दोनों को प्रयोगात्मक दृष्टि से समान नहीं माना जा सकता और न ही दोनों समान हो सकते हैं कभी भी। तो इस वजह से प्रत्यक्षवादी ये सोचते हैं, ये चाहते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों की तरह सामाजिक विज्ञानों को भी अपने नियम कायदे कानून बनाने चाहिए, सामाजिक विज्ञानों का भी विज्ञान होना चाहिए, सामाजिक विषयों का भी विज्ञान होना चाहिए, जिसको प्रयोगात्मक दृष्टि से सही नहीं माना जा सकता। तो इस प्रकार से ये जो पॉजिटिविज्म हमने पढ़ा, प्रत्यक्षवादी अवधारणा को पढ़ा, काफी महत्वपूर्ण अवधारणाएं, और इसके बारे में मैं एक समरी आप लोगों को बता देता हूं। आपने अलग अलग पॉइंट्स में इसको लिखा, अलग अलग तथ्यों में लिखा, बार बार कुछ रिपीटेशन भी लगे, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि आपको इसकी पूरी समझ, एक सामान्य समझ आपके दिमाग में बैठे। और भूगोल के थॉट के सबसे हार्ड टॉपिकों में से एक आज का पहला प्रत्यक्षवाद हमने पढ़ा। अब धीरे धीरे अतिवाद, व्यवहारवाद, इसको आगे पढ़ेंगे हम एक एक को। तो 1970 के दशक में विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों के बारे में बात की, जिसमें पहला हमने प्रत्यक्षवाद पढ़ा। और ये विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोण है, ये भूगोल के लेखन के संक्रांति काल की विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं। और प्रत्यक्षवाद आगस्ट काम्टे का एक दार्शनिक दृष्टिकोण है। आगस्ट काम्टे फ्रांसीसी दार्शनिक था। 1830 में उसने प्रत्यक्षवाद की स्थापना की, विचारधारा की, और उन्होंने एक 4 खंडों में 4 चरणों में पॉजिटिव फिलॉसफी अपना एक ग्रंथ लिखा। और इस ग्रंथ में या इस प्रत्यक्षवाद में एक मेन थीम है जिसको भूगोल की दृष्टि से हमने यहां पर देखा। उसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान या भौतिक विज्ञान होते हैं, उनके नियम कायदे कानून होते हैं, ठीक इसी प्रकार से जो सामाजिक विज्ञान होते हैं, सामाजिक संबंध होते हैं, सामाजिक विषय होते हैं, उनके भी नियम कायदे कानून होने चाहिए। तो ये इसका मेन सारांश है, और ये इसको विज्ञान बनाना चाहता है भूगोल को। प्रत्यक्षवाद भूगोल को वैज्ञानिक चश्मे से देखना चाहता है, जिसकी आलोचना हमने लास्ट में लिखी है कि प्राकृतिक, देखिए मैं जोर इस पर इस वजह से दे रहा हूं कि प्राकृतिक जिसका मेन जो शुरुआत है उसका आलोचना इसका यहां पर समापन कर रही है कि प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान दोनों, या हम कह सकते हैं प्राकृतिक तत्व, और या फिर यहां कह रहे हैं हम सामाजिक तत्व या विषय प्रयोगात्मक दृष्टि से ने तो समान है और ने हो सकते हैं। इस वजह से ऐसा करना व्यवहार में ठीक नहीं है कि जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों के नियम कायदे कानून हो, उसी प्रकार से हम सामाजिक विषयों के भी नियम कायदे कानून बनाएं। ये इसकी महत्वपूर्ण आलोचना नंबर 4 पर लिखी हमने। तो इस प्रकार से ये प्रत्यक्षवादी दर्शन के बारे में आज हमने पढ़ा। आगे इसी क्रम में इन्हीं दार्शनिक दृष्टिकोणों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे व्यवहारिक टॉपिक, सबसे हार्ड वाला टॉपिक जो भूगोल की दृष्टि से देखा जाता है इस पाठ्यक्रम में, अर्थात थॉट के पाठ्यक्रम में, और एक तरीके से थॉट इन टॉपिकों के साथ इसका सिलेबस का अंत भी होता है, सिलेबस पूरा होता है। तो आगे हम इन्हीं दृष्टिकोणों को क्रम से रखते हुए बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आप सभी के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।